हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला CSA वनडे चैलेंज का मैच, जो कि होने जा रहा है नाइट्स और लायंस के बीच में। तो शुरुआत हमने मैच डे 2 से करा था, जो हमारे लिए पहला मैच डे था डॉल्फिन्स और टाइटंस के मैच के। और मुझे लगता है काफ़ी अच्छा गया होगा आप लोगों का। अगर आपने स्पेशली वीडियो देख के टीम बनाई होगी तो और भी अच्छा गया होगा आपको, आपके लिए। जो जो पॉइंट्स हमने बताए थे, जो जो प्लेयर्स, जो जो पॉइंट, सब कुछ हमारे लिए बहुत सही गया था। यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन के मामले में हमने बताया हुआ था, वो भी बिल्कुल सही गया था। तो उम्मीद करते हैं कि कल के मैचेस में भी चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक सही चलेंगी हमारे लिए। ये मैच थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए, और उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 ये है कि आखिरी अगर हम 5 हेड टू हेड मैचेस की बात करेंगे तो उनमें से 4 मैचेस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे मैच हुए ही नहीं है। ठीक है, या तो फर्स्ट इनिंग्स कुछ हद तक हुआ है, सेकंड इनिंग्स हो नहीं पाया है, या तो मैच शुरू भी नहीं हो पाया है, मतलब ऐसे रहे हैं चीज़ें। ठीक है, तो उस तरह से हेड टू हेड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगा। आखिरी 5 मैच देखने के लिए हमें काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बात है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि ये जो ग्राउंड है मनगांव ओवल ब्रॉमफोर्टिन, जो आप देख सकते हैं, ये नाइट्स का मेन ग्राउंड हुआ करता नहीं था जब वो होम मैचेस खेलते भी थे। दूसरा एक ग्राउंड था जिसको अब नॉर्दर्न केप की टीम यूज़ कर रही है, तो उसमें वो ज़्यादा मैचेस खेलते थे। और इस हेड टू हेड में भी जो नाइट्स के होम मैचेस आपको दिखेंगे वो उसी ग्राउंड के आपको दिखेंगे। तो इस ग्राउंड पे जो है आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो मिलने से रहा। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि लास्ट जो मैच और नाइट्स का पहला जो मैच हुआ था, नाइट्स ने जो खेला था जहां पर उनको हारना पड़ा था, मेरे ख्याल से वेस्टर्न प्रोविंस या फिर ऐसा कोई टीम रही है, तो उनके केस में उनको हारना पड़ा था। और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को उन्होंने खिलाया हुआ था जो मुझे लगता है कि कल के मैच से भी हो सकता है या फिर आगे आने वाले समय में आपको वो खेलते हुए नहीं दिखेंगे। अभी जो प्लेयर्स खेल रहे थे उस मैचेस में बिल्कुल नए प्लेयर्स हैं, अंडर 19 अंडर 21 प्लेयर्स को लेकर वो खेल रहे थे। रीज़न क्या है मुझे पता नहीं है। तो वो अगर खेलते हैं तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि जो मेन प्लेयर्स हैं वो नहीं खेलेंगे। और अगर वो नहीं खेलते हैं तो उनके जगह पे कौन खेलेंगे ये भी बता पाना मुश्किल है। और उससे भी बड़ी बात, जो चौथा पॉइंट है, नाइट्स की टीम, जो 6 टीम जब हुआ करते थे साउथ अफ्रीकन डोमेस्टिक सर्किट में, नाइट्स और वॉरियर्स, ये दो ऐसी टीम हुआ करती थी पहले से ही, जो अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे कुछ अपलोड नहीं करते थे, कुछ अपलोड नहीं, अपडेट नहीं करते थे। हमें कभी पता नहीं चलता था, मतलब 90% टाइम्स हमें पता नहीं चलता था कि क्या उनका स्क्वाड होने वाला है, क्या हो रहा है, कौन खेलेंगे कौन नहीं खेलेंगे। बिल्कुल, अगर टॉस के टाइम पे, डेडलाइन के टाइम पे अगर कुछ लाइनअप वगैरह आए तो हमें पता चलता था, नहीं तो नहीं। तो नाइट्स हमेशा ही ये एक प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट करता रहता है, नाइट्स की टीम। और ये चीज़ कल के मैच में भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज हो सकते हैं जो मुझे लगता है कि मुझे लगा है कि मुझे पहले ही आपको बता देना चाहिए। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो तो हमारे हाथ में है ही, उनको लेकर हम काम करेंगे भी, डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन ये कुछ चीज़ें होंगी सॉरी। तो आगे अगर बढ़ें और अगर हम इस मैच की एनालिसिस स्टार्ट करें तो मनगांव और माउंटबेटन मैच होने जा रहा है, जो कि नाइट्स का घर है। वीकेबी नाइट्स इनका नाम हुआ करता था, तो कुछ जगह पे आपको ये वीकेबी नाइट्स भी लिखा हुआ दिख जाएगा। अभी इनका नेम चेंज होकर आईटेक हो गया है, मतलब स्पॉन्सर बदले हैं बस, बाकी टीम तो वही है। वेदर बिल्कुल क्लियर होने वाला है। आखिरी 5 मैचों की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 मैचेस के रिजल्ट नहीं आए हैं, इसीलिए आखिरी 5 ढूंढने के लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। और जो एक मैच का रिजल्ट आया था वो लायंस की टीम जीती है। और सबसे बड़ी बात, इन चारों मैचों में ही 2 ऐसे मैचेस थे जो ब्रॉमफोर्टिन में होने थे। लायंस ने पहले इनिंग्स में कुछ हद तक बैटिंग करी थी दोनों ही मैच पर, लेकिन मैच का रिजल्ट नहीं आ पाया था, तो उसके बारे में भी हम थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे आगे। लेकिन ये अभी तक सीन है, और इस सीज़न में अभी तक 4 मैचेस में भी उनको इन दोनों टीमों के बीच मैच नहीं हुआ है। अगर हम इस ग्राउंड की बात करें तो ओवरऑल एक मैच तो हुआ था जो जोहान्सबर्ग में हुआ था, उसके बारे में भी हम बातें कर लेंगे। बाकी अगर हम 50 ओवर मैचेस की बात करें, भले ही वो थोड़ा पुराना ही रिकॉर्ड क्यों ना हो, तो 5 मैचेस अगर हम बात करेंगे पुराने मैचेस को लेकर ही, तो जो चीज़ आपको देखने मिल जाएगा, वैसे तो लायंस यहाँ पर डोमिनेट कर रही है, लेकिन जब भी नाइट्स को अपने घर पे खेलने का मौका मिला है ना, चीज़ें अलग रही हैं। ठीक है, मतलब 5 में से 3 मैच लायंस ने अपने घर पे खेल के रखा हुआ था, जिसमें से 2 मैच आपको शायद जोहान्सबर्ग का देखने को मिलेगा और एक मैच पॉचेस्ट्रूम में, जो पहले उनका होम ग्राउंड हुआ करता था। और बाकी जो 2 होम मैचेस मिलेंगे आपको नाइट्स के, वो दोनों ही आपको मिलेंगे किम्बर्ली में। ठीक है, ब्रॉमफोर्टिन में नहीं, मतलब कल जहाँ पे मैच होने जा रहा है। मैं ब्रॉमफोर्टिन में जो 2 मैचेस हुए थे, मतलब स्टार्ट हुआ था, लायंस ने बैटिंग भी करी थी लेकिन वो एंड नहीं हो पाया था, वहाँ पे क्या हुआ था वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले देख लेते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई है आखिरी 5 मैचों में तो क्या हुआ है। देखो, जोहान्सबर्ग का मैच हुआ, जोहान्सबर्ग मतलब लायंस का घर,
धमाका मचा दिया। कुछ नाम क्रिस्टल क्लियर आपको देखने को मिल जाएंगे इस फिक्चर में, रासी वैंडर डसन, रीजा हेनरिक्स। अभी रीजा हेनरिक्स का नाम जो है हमेशा आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जब आ रहा है तब कैसे आ रहा है वो भी नोटिस करना, ठीक है। जब आया तो उन्होंने बना दिया 142, उसके बाद नाइट्स यहाँ पर धराशायी हो गई 234 पर, लीड करा था बियॉन्ड फॉर्च्यून ने, ठीक है। अगला मैच ये हुआ था किम्बर्ली में, मतलब नाइट्स का घर है, नाइट्स ने यहाँ पे बना दिया 311 और यही एक लौता जीत है अगर हम आखिरी 5 कंप्लीटेड मैचेस को कंसीडर करें तो आपको देखने जो मिल जाएगा। फॉर्च्यून का 1 विकेट था, बाकी बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पर खेलते थे, एंगिस गाउस थे, रूडी सेकंड थे, कीगन पीटरसन थे, तो उनमें से इवन थॉइनिस डे ब्रॉयन भी इनकी टीम में खेलते थे, तो अब ये कोई अवेलेबल नहीं है। लायंस चेज नहीं कर पाए, फिर से देखिए डसन, इस बार रीजा का नाम नहीं आया, बाकी मल्टर के कुछ रन थे। अगला मैच फिर से किम्बर्ली में, फिर से लायंस का अवे, मतलब नाइट्स का घर होम पे मैच हो रहा था। नाइट्स ने यहाँ पर भी डिसेंट बैटिंग करी, क्रूगर के रन आपको दिख जाएंगे। रीजा ने बैटिंग से तो नहीं, यहाँ पर बॉलिंग से कुछ कंट्रीब्यूट करा था। बियॉन्ड फॉर्च्यून लगातार तीसरे मैच पर कंसिस्टेंटली विकेट वो निकाल रहे हैं, बाकी कुछ रन भी उन्होंने बनाए थे। डसन देखिए फिर से रन, ठीक है, यहाँ पे भी डसन का 100 था, यहाँ पे भी 51, उनसे ज़्यादा रन किसी ने बनाया होगा लेकिन उनका कंसिस्टेंट है। यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा डसन 67, बाकी डोमिनिक हेनरिक्स भी है। और ये मैच भी लायंस जीत नहीं पाई है, टाई हुआ था मैच, ठीक है, और थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ा था उनको बैटिंग से, लेकिन फिर से जैसे ही हम उनके घर पे आ गए फिर से लायंस ने ज़्यादा स्कोर बना दिया, रीजा के बड़े स्कोर, डसन मल्डर, ठीक है। 2 होम मैचेस, दोनों ही बार रीजा हेनरिक्स ने धमाका मचा दिया। बाकी डसन कंसिस्टेंट है, इस बार थोड़ा कम स्कोर उनका रहा लेकिन रन्स वो बना रहे हैं। मल्डर के कुछ स्कोर्स हैं, वहीं पैट्रिक क्रूगर। नाइट्स की बैटिंग फिर से खराब रही, अपने घर के बाहर जाते ही कुछ हद तक रेजिस्टेंस दिखाया था वैन विजलर ने। बाकी मल्डर के विकेट्स भी रहे हैं फॉर्च्यून के साथ, मल्डर के भी कुछ परफॉर्मेंसेस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। और लास्ट जो मैच हुआ था जो कि जोहानिसबर्ग में हुआ था, फिर से लायंस के घर पे मैच हुआ, फिर से लायंस ने बेटर स्कोर बनाया, ये कुछ बॉलर्स जिन्होंने परफॉर्म करा, फिर से फॉर्च्यून के 2 विकेट्स, नाइट्स की बैटिंग खराब और स्लीमन ने कुछ हद तक परफॉर्म करा, ठीक है। तो कहानी जो है वो बिल्कुल सिमिलर सी आपको दिख रही है कि नाइट्स अपने घर पे तो काफ़ी रेजिस्टेंट टीम हुई है, एक जीत दर्ज करा है और दूसरा मैच वो हारे नहीं थे, लेकिन अपने घर के बाहर कुछ भी बैटिंग पर हम उनको नहीं देख पा रहे हैं और लायंस का डोमिनेशन जो है देखने को मिल रहा है। लायंस की तरफ से रीजा हेनरिक्स एक ऐसे नाम आए हैं जो अपने घर पे काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इसके अलावा भी आपने वैंडर डसन को देखा है कंसिस्टेंट होते हुए, बियॉन्ड फॉर्च्यून को भी आपने देखा। बियॉन्ड भाई नोटिस करो, जैसे ही अपने घर पे वो मैच खेल रहे हैं 2 विकेट, मतलब मिनिमम 50 पॉइंट आप पकड़ के चलो, ठीक है, मतलब जोहानिसबर्ग की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये मैच हुआ पॉचेस्ट्रूम में, फिर से अपना घर ही समझ लो, 4 विकेट, मिनिमम 100 पॉइंट्स, उससे ज़्यादा भी ज़रूर हुआ होगा, बोनस वगैरह मिला होगा उनको। अच्छा, लेकिन जैसे ही वो आ गए अपने घर के बाहर 1 विकेट किम्बर्ली में, ये किम्बर्ली के मैचेस हैं, ज़रूर ब्लॉमफॉन्टेन के नहीं हैं लेकिन फिर भी ठीक है। फिर से देखो अपने घर के बाहर 1 विकेट और जैसे ही अपने घर पे वापस आ गए 3 विकेट, तो कितना ईजीली आपको यहाँ पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता हुआ दिख रहा है, आई होप आप नोटिस कर सकते हो। डसन एक लौते नाम है जो कंसिस्टेंट है, मल्टर के कुछ मैचेस में नाम आए हैं, रीजा हेनरिक्स का भी वही सीन है। देखो अपने घर पे 142, 2 अवे मैचेस में कुछ नहीं, सिर्फ 1 विकेट एक मैच में निकाला हुआ था। उसके बाद जैसे ही घर पे वापस आ गए फिर से 100 और यहाँ पर वो शायद खेले नहीं होंगे या फिर ज़्यादा स्कोर नहीं बना पाए होंगे, ऐसा कुछ सीन रहा होगा, ठीक है। तो ये मामला जो है रहा है लायंस और नाइट्स के बीच में। अगर हम आखिरी 5 कंप्लीट मैच की बात करें, याद रखना आखिरी 5 मैच जाने के लिए हमें 4.5-5 साल पुराना मैच देखना पड़ा है। मुझे पता है कुछ हद तक शायद इररिलेवेंट भी हो सकता है, लेकिन जो है वो है ये। अगर आपको कहीं पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो ये आपके पास पॉइंट्स हैं जिनको आप अगर चाहो तो काम पे लगा सकते हो, ठीक है। अभी क्या है कि ब्लॉमफॉन्टेन में कोई मैच नहीं हुआ है कंप्लीटेड मैच, लेकिन 2 मैचेस बीच में हुए हैं जो कुछ हद तक मतलब शुरू किया था लायंस ने अपनी बैटिंग से। क्या हुआ था उन मैचेस में बताता हूँ मैं। एक मैच जो हुआ था जो काफ़ी हद तक हो भी गया था लायंस की बैटिंग, तो वहाँ पे 30 ओवर के तक साथ उन्होंने बैटिंग कर भी दी थी, 170 के आसपास या 30 ओवर से ज़्यादा बैटिंग करी थी उन्होंने, 170 के आसपास उन्होंने कोई स्कोर बनाए थे और काफ़ी विकेट्स भी उनके गिर गए थे। एक ही बैट्समैन वहाँ पे नॉट आउट रह गए थे, वो थे डोमिनिक हेनरिक्स, ठीक है। मल्टर के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन थे, रीजा हेनरिक्स को वहाँ पर 0 पर आउट कर दिया था एम्बुलेलो बुदाजा ने, जो नाइट्स के सिस्टम में अभी भी अवेलेबल है। 40 मैचेस में हाईएस्ट विकेट टेकर थे, मेरे ख्याल से हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर नाइट्स की तरफ से। लास्ट मैच वो खेले नहीं थे, अगर वो खेलते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं आपके लिए। मैं आगे बताऊंगा आपको जब हम टीम बनाने जाएंगे, क्योंकि स्क्वाड का भी कोई पता नहीं है, सिर्फ प्लेइंग 11 पता है। आखिरी मैच का प्लेइंग 11 जो था, अभी वहाँ पे क्या इंक्लूशन हो सकते हैं, क्या एक्सक्लूशन हो सकते हैं हमें पता नहीं है, लेकिन जो भी हो तो बैटिंग वहाँ पर दिक्कत में आ गया था लायंस की तरफ से।
और एक और मैच भी हुआ था जहां पे 10 ओवर तक शायद मैच हो पाया था, वहां पे भी लायंस की बैटिंग दिक्कत में आई थी, वहां पे भी उन्होंने जल्दी एक विकेट खो लिया था, ठीक है। और वहां पे भी डोमिनिक हेनरिक्स अकेले नॉट आउट थे, बाकी कोई भी उस तरह से सपोर्टिव हो नहीं पाए थे पहले जितनी देर तक मैच हुआ था वहां पे, ठीक है। तो ब्लॉमफॉन्टेन में मैच भले ही कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर आप ऑफिशियल कुछ देखने जाएंगे तो उस तरह से आपको नो रिजल्ट या फिर अबंडेंट ऐसे देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ हद तक मैच जो वहाँ पे हुआ था वहाँ से हमने ये ऑब्जर्वेशंस निचोड़ के हम ला पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो होम मैचेस की जो सिमिलरिटीज हमें देखने को मिल रही थी लायंस के नाइट्स की तरफ से, वो चीज़ हमें इन दोनों मैचेस में देखने को लगभग मिल रही थी। हालांकि मैच कंप्लीट नहीं हो पाया तो हम ज़्यादा कुछ सीरियसली हम उसको नहीं ले सकते। इस सीजन में ऑलरेडी एक मैच हुआ है इन दोनों टीमों के बीच में, लेकिन फिर से वही बात देखो, जोहान्सबर्ग में मैच हुआ, कोई कंपटीशन ही नहीं रही लायंस नाइट्स की तरफ से, ठीक है। फॉर्मेट अलग, प्लेयर्स अलग, बॉल अलग, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल सिमिलर, ठीक है। फिर से नाइट्स की बैटिंग देखो, 124 रन में निपट गए। स्नीमन के कुछ स्कोर थे। डुआने, ओलिवियर जो कल का मैच खेल सकते हैं, अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने आने वाले हैं। इसके अलावा सिबोटो, मल्डर, इनके परफॉर्मेंसेस थे। लायंस ने बहुत ही इजीली एक अच्छा खासा लीड दर्ज कर लिया था। रन बनाने वाले प्लेयर्स जो थे वो लास्ट 2 मैचेस में खेले नहीं हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं वो नहीं खेलेंगे। वो थे जोशुआ रिचर्ड्स जिन्होंने 100 मार्कर रखा हुआ था, और कागिसो रपुलाना, लेकिन दोनों ही लास्ट 2 मैचेस खेले नहीं हैं। और क्रूगर, वैन हियर्टन, ये भी क्रूगर नहीं खेले थे, हैंड हियर्टन खेले थे लास्ट मैच में नाइट्स की तरफ से। नाइट्स की बैटिंग दूसरे एंड से भी बुरी रही। फिर से सिबोटो, ओलिवियर और इस बार मल्डर ने 3 विकेट निकाला हुआ, तो ऊपर भी अपने मल्डर का नाम देखा है। ओलिवियर अपना होम एडवांटेज, यहाँ पर होम एडवांटेज तो नहीं, अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेल रहे थे, तो उसका काफ़ी हद तक एडवांटेज आप कह सकते हैं मिला। और सिबोटो ने दोनों ही इनिंग्स पर कंसिस्टेंटली विकेट्स निकाले थे, और लायंस ने बहुत इजीली 35 रन का जो टारगेट उनको मिला था उन्होंने चेस कर दिया था। तो ये कुछ जो नवंबर में शुरू हुआ था, 4 जो सीरीज़ हुआ था वहाँ से, तो ये मैच हमें वहाँ से मिला है। बाकी हम रिसेंट समय में तो कोई मैच ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मैंने बताया कि वनडे की अगर हम बात करें मैचेस की, तो आखिरी 5 में से 4 मैच नो रिजल्ट रहे हैं। और ऊपर जो नाइट्स के घर पे, मैंने जैसा बताया आपको, ब्लॉमफॉन्टेन में लायंस की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं भी हुई है, वो कुछ हद तक सिमिलरिटी रखता है रीसेंट जो 2 मैचेस हुए हैं लायंस की तरफ से उसके साथ, ठीक है। अगर आपको नहीं पता हो, लायंस ने ऑलरेडी 2 मैचेस खेल के रखे हैं, और मेरे ख्याल से 1 जीत और 1 हार उनको दर्ज करना पड़ा है, और दोनों ही मैचेस में उनकी बैटिंग काफ़ी ख़राब रही है, या फिर दोनों मैच जीते होंगे ऐसा कुछ है होगा, लेकिन बैटिंग उनकी ख़राब रही है जो मेन बात है। 1-2 बैट्समैन रहे हैं, आगे मैं बता भी दूंगा, जो कंसिस्टेंट रहे हैं। बाकी बॉलिंग उनका बहुत अच्छा रहा है, और ये चीज़ हमने 4 मैचेस में फॉलो करा हुआ था कि बॉलिंग उनका बहुत अच्छा रहा। स्पेशली उनके जो पेसर्स हैं, जिनमें से सिबोटो, ओलिवियर तो आपको यहाँ पर भी दिख रहे हैं, इसके अलावा मगाला जो धमाल करके आ रहे हैं लास्ट 2 मैचेस में। बहुत सारी बातें करनी है उनके बारे में, और भी जो बॉलर्स रहे हैं जिन्होंने भी बॉलिंग कराई, उन्होंने काफ़ी इफेक्टिव बॉलिंग करा कर रखी हुई थी। अच्छा, अगर हम समराइजन पे आ जाए तो 2 नाम क्रिस्टल क्लियर आपको दिख जाएंगे, रीजा हेनरिक्स, वेंडरसन। रीजा हेनरिक्स कंसिस्टेंट नहीं है, 4 मैच उन्होंने खेला है, 2 में 100, और दोनों ही अपने घर पे। उसके अलावा उनके स्कोर्स बहुत कम हैं, ठीक है। ब्लॉमफॉन्टेन में जो मैच हुआ था, जो कंप्लीट नहीं हो पाया था, वहाँ पे भी वो 0 पे आउट हुए थे, और मेरे ख्याल से लास्ट जो मैच हुआ था, जो भी मेरे ख्याल से अपने घर पे नहीं खेला था उन्होंने, तो वहाँ पे भी उनके खाते में कुछ रन नहीं था। बाकी जब उन्होंने खेला है तो बहुत बड़ा खेला है। और डसन एक कंसिस्टेंट बैट्समैन रहे हैं, 80 का औसत है, नॉट आउट भी नहीं रहे हैं मेरे ख्याल से, और कंसिस्टेंटली उन्होंने परफॉर्म करके रखा हुआ है। अगर हम करंट फॉर्म की बात करेंगे तो भी इनकी तरफ से हर जगह पे आपको प्लस दिखने को मिल जाएंगे। नाइट्स की तरफ से बैटिंग में खास कुछ नहीं है किसी से करंट स्क्वाड मेंबर्स में से। बॉलिंग पे बात करें तो बियॉन फॉर्च्यून हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं करंट स्क्वाड मेंबर्स से अगर हम बात करें, लेकिन वो उनका भी वही है कि अपने घर पे उन्होंने बेटर परफॉर्मेंस करा हुआ है। बाकी हमेशा ही इनका एक एडवांटेज ये रहता है कि ये बैटिंग भी कर लेते हैं, और नाइट्स की तरफ से यहाँ पे भी आपको खास कुछ नाम देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये रही हेड टू हेड की बात है, कौन कौन से परफॉर्मर्स रहे हैं, क्या क्या सीन रहा है होम अवे मैचेस में, क्या क्या ऑब्जर्वेशन रहा है, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हम आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में बात करने, ठीक है। ये नाइट्स का घर है, तो यहाँ पे जो प्लेयर्स का आपको दिख जाएंगे, 3 में से 2 प्लेयर्स तो अभी करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है, रूडी सेकंड और ग्रांड मोक्वेना टाइटंस की टीम में है, रूडी सेकंड वॉरियर्स की टीम में है। क्रूगर के कुछ परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन क्रूगर भी अभी खेलेंगे नहीं या नहीं, ये देखना पड़ेगा। लास्ट मैच तो वो खेले नहीं थे, लेकिन अगर कोई इशू नहीं है इनके सिलेक्शन को लेकर, तो मुझे लगता है डेफिनेटली इनको खिलाना चाहिए। अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, और वैसे भी नाइट्स के पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है कि क्रूगर की जगह पर किसी और को खिला पाए। और बॉलिंग से भी एम्बुलेटो बुधा था, एक और प्लेयर जिनको मुझे लगता है खिलाना चाहिए। लास्ट जो एडिशन हुआ था ना, जहाँ पे मतलब टूर्नामेंट ख़त्म नहीं हो पाया था कोविड की वजह से, वहाँ पे एम्बुलेटो बुधा ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करके रखा हुआ था। मतलब हर मैच पे ही ओपनिंग स्पेल पे 2 करके विकेट्स वो निकालते ही थे, डेथ ओवर में विकेट निकालते थे, बहुत ही इंप्रेसिव बॉलिंग उनकी रही थी।
तो अगर उनका कोई इशू नहीं है तो बिल्कुल मेरे ख्याल से खेलना चाहिए। देखना पड़ेगा अभी लाइनअप वगैरह हमें मिलता है या नहीं, तो तभी पता चल सकता है। बाकी स्क्वाड की तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, स्पेशली नाइट्स की तरफ से। लायंस को शायद फिर भी मिल जाए, लेकिन कब मिलेगा बता पाना मुश्किल है। अच्छा, अभी हम बात करें ग्राउंड के बारे में कि इस ग्राउंड पे मैचेस कैसे कैसे होते हैं, क्या ऑब्जर्वेशंस रहे हैं, किस तरह के बॉलरों को हेल्प मिला है। ज़्यादा मैचेस नहीं मिलेंगे, ठीक है। एक तो देखिए, वैसे भी आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं इन मैचेस के, थोड़ा नहीं, काफ़ी पुराना है, 2 साल मिनिमम पुराना है ही। उसके ऊपर ये मेन होम ग्राउंड कभी था नहीं नाइट्स की तरफ से। किम्बर्ली का ग्राउंड उनका मेन होम ग्राउंड था, तो इसे यहाँ पे वो हमेशा ही कम मैचेस खेलते थे। लेकिन कुछ चीज़ें होंगी जो मैं आपको आगे बताऊँगा, तो ध्यान से जो है सुनते रहना, ठीक है। तो ये पहला मैच जो है ये 2019 का मैच है, 3 साल ये भी पुराना हो गया। टाइटंस ने बनाया था 323, जो डिसेंट स्कोर था। पेसर्स का अपर हैंड, बाकी शेपो एंटुली जो अभी मेरे ख्याल से नाइट्स की टीम में नहीं है, उन्होंने 2 विकेट निकाला हुआ था। इनके काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस रहे हैं शेपो एंटुली के जब भी उन्होंने खेला है। बाकी तो वैसे आपको स्पिनर्स का बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता हुआ नहीं दिखेगा। 2 स्पिनर्स रहे थे नाइट्स की टीम में, एक तो शेपो एंटुली जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसके अगले सीजन में शॉन वॉनबर्ग को भी उन्होंने साइन करा था, जो भी काफ़ी इफेक्टिव बॉलिंग कराते थे। जनरली इस ग्राउंड पे स्पिनर्स के लिए उतना खास होता नहीं है कुछ, लेकिन ये इफेक्टिव बॉलर्स कुछ थे जिन्होंने इफेक्ट डाला हुआ था। नाइट्स ने भी काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा किया था और डकवर्थ लुईस से वो जीत भी गए थे। वैन टॉन्डर ने यहाँ पर बनाया था 60 रन, ठीक है। इनके बारे में बहुत सारी बातें करने हैं, ध्यान से सुनते जाना। अगला मैच नाइट्स और कोबरा के बीच में हुआ था। नाइट्स की बैटिंग फिर से डिसेंट रही, ठीक ठाक आप कह सकते हैं। पेसर्स के साथ स्पिनर्स के कुछ विकेट्स, कोबरा ने यहाँ पर चेस कर लिया, 3 बॉल रहे थे और 3 विकेट हाथ में रहे थे। पेसर्स का अपर हैंड यहाँ पर भी है। अगला मैच वॉरियर्स और नाइट्स के बीच में हुआ था। वॉरियर्स को 214 पर निपटा दिया था, मैंने बताया। वॉनबर्ग और एंटुली ये दोनों बॉलर्स स्पिनर्स थे और काफ़ी इफेक्टिव बॉलिंग कराते थे। बाकी बुधाजा 2 विकेट्स इनके खाते में थे और ये सीजन बुधाजा के लिए बहुत बढ़िया गया था। नाइट्स लेकिन चेज नहीं कर पाई, पेसर्स का अपर हैंड रहा और स्पिनर्स ने भी कुछ विकेट्स निकाले। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि रन्स यहाँ पे बने भी हैं, 282 चेस भी हुआ है, 300 के पार भी स्कोर पहुंचे हैं और उसको भी काफ़ी इजीली चेस कर रही थी चेसिंग टीम। और ऐसे मैचेस भी हुए हैं जहाँ पर 214 तक टीमें चेस नहीं कर पाई है और वहाँ पे स्पिनर्स का रोल रहा है। तो स्पिनर्स का रोल है, अगर आपके पास सही स्पिनर है तो आप यहाँ पे रोक लगा सकते हैं, और ये काम वॉनबर्ग और एंटुली ने कई मैचेस में करके भी दिखाया हुआ है। और लास्ट मैच जो था ये हुआ था डॉल्फिन्स के अगेंस्ट में। अभी आप स्पिनर की बात करेंगे और डॉल्फिन्स का नाम नहीं आए, ऐसे तो हो नहीं सकता। फिर से वैन टॉन्डर आपको दिख रहे हैं। स्पिनर्स का यहाँ पर डोमिनेशन था और स्पिन जहाँ पे कंडीशन हेल्पिंग हो वहाँ पर डॉल्फिन्स हमेशा ही इफेक्टिव होती है। ये तो मैंने कई बार बता भी रखा हुआ है। तो उनके पास वैसे भी 3 स्पिनर्स होते हैं। लास्ट मैच में भी आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी। तो वही चीज़ हुआ, 134 पर निपटा दिया। डॉल्फिन्स ने इजीली चेस भी कर लिया पेसर्स के साथ, स्पिनर्स के विकेट से, ठीक है। तो जो चीज़ हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि रन्स यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। पेसर्स का ही अपर हैंड रहता है, लेकिन अगर आपके पास सही स्पिन अटैक है तो यहाँ पे आप दबोच सकते हैं सामने वाली टीमों को। बस यही मामला है और यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहूँगा मैं। कुछ प्लेयर्स के यहाँ पे परफॉर्मेंसेस रहे हैं, जिनसे पैट्रिक क्लूगर आपने ऊपर देखा है, एम्बुलेला बुधाजा अच्छा परफॉर्मेंस करते थे। बाकी तो कोई देखिए स्पिनर्स का मैंने नाम बताया वो अभी अवेलेबल नहीं है। एक प्लेयर के बारे में बताना चाहूँगा मैं, वो है रेनार्ड वैन टॉन्डर। रेनार्ड वैन टॉन्डर आपने ऑलरेडी देखा है, 2 बार उनके नाम आए हैं, एक बार 40 एक बार 60। लेकिन अगर मैं 4 डे मैचेस की बात करूँ तो लास्ट एडिशन तक भी, जो पिछले सीजन तक भी जो 4 डे मैचेस होते थे, रेनार्ड वैन टॉन्डर का औसत इस ग्राउंड पे 80+ हुआ करता था, ठीक है, 80, ठीक है। लेकिन इस सीजन में वो उतने अच्छी फॉर्म पर नहीं नजर आए हैं। पहले जहां पर वो 100, 150, 200 तक भी बना चाहते 4 डे मैचेस में, वो रन अभी आके रुका है 30, 40, 50 के भीतर, ठीक है। लास्ट मैच में उन्होंने स्टार्ट लिया था, जो मैच नाइट्स की टीम हारी थी, अगर वनडे मैच की अगर हम बात करें तो, लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाए थे। फॉर्म का थोड़ा इशू है, लेकिन हिस्टोरिकली ये ग्राउंड रेनार्ड वैन टॉन्डर को बहुत पसंद आता है। अगर हम दूसरे फॉर्मेट्स की बात करें तो आपके लिए बहुत ही यूनिक पंट बन सकते हैं अगर आप इनको मैनेज कर पाओ तो। बाकी खास कुछ और बताने के लिए नहीं है। जो परफॉर्मर्स हुआ करते थे उनमें से बहुत सारे प्लेयर्स अभी अवेलेबल नहीं हैं। तो ये है मोटा मोटा आइडिया, मोटा मोटा सारी जो चीज़ें हैं बताने लायक, वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अभी हम आते हैं प्लेइंग इलेवन की तरफ, क्योंकि वहीं पे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है, करंट चीज़ें जो हैं आपको मिलेगी। बाकी हिस्ट्री क्या है, रिकॉर्ड्स क्या है, ऑब्जर्वेशंस क्या है, मैंने आपके सामने रख दी है। तो होम टीम नाइट्स ने लास्ट मैच में ऐसा प्लेइंग 11 उतारा हुआ था।
रेनाल्ड वैन डॉन्डर और स्नीमन ओपनिंग कर रहे थे। स्नीमन हमेशा ही एक ताबड़तोड़ स्टार्टर के तौर पे रहते हैं। इनको ज़्यादा गेंदों की ज़रूरत नहीं होती है मैच को पलटने के लिए। अगर आप इनको टीम में रखते नहीं हैं तो हमेशा ही एक रिस्की ऑप्शन बना रहता है, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ खेलते हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सिचुएशन क्या है, क्या हो रहा है। बॉलिंग करते हैं वो अलग है, मैं उसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करूँगा। बॉलिंग उनका बहुत अच्छा कभी हुआ नहीं है, ठीक ठाक बॉलिंग करा लेते हैं, इफेक्टिव शायद कभी कभार हो भी जाए, लेकिन बैटिंग है इनका बहुत ही बढ़िया है और ये बहुत तेज़ खेलते हैं। क्या पता अब फर्स्ट इनिंग्स में 100 पॉइंट से आगे हों और सेकंड इनिंग्स से 10 ओवर के बाद देख लिया कि आप पीछे रह गए हैं, तो ऐसी एबिलिटी इनके पास है। उसके बाद पार्टी वैन विलियन जिनके कैप्टन भी हैं और कीपिंग भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है बिल्कुल सही डिसीजन है। जिस प्लेयर से वो कीपिंग करवा रहे थे लास्ट 2-3 सीजनों से, कभी मोशेल से करवा रहे थे, कभी मकवेतू नाम के कीपर खेल रहे थे, और उनको लिटरली बस कीपिंग करने के लिए खिलाया जा रहा था, बाकी बैटिंग से कोई कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं था। और एक्स्ट्रा एक प्लेयर को कीपिंग की वजह से खिलाना बहुत ही गलत डिसीजन था मेरे हिसाब से। तो ये बिल्कुल सही डिसीजन है। पार्टी वैन विलियन कैप्टन भी है, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, कीपिंग भी कर ही रहेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बिहार दियन है पैट्रिक बोथा, रोहन टेब्लांच, मिगेल पिटोरियस, और ये 2 अंडर 19 प्लेयर्स को उन्होंने खिलाया हुआ था जिनका नाम मैंने पहले कभी सुना नहीं है। एक है इमलांगा और दूसरा कोई ये मुश्किल सा नाम है, आप अगर पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। और उसके बाद वैन हियर्टन और आल्फी मोथोवा, ये कुछ प्लेयर्स थे जो लास्ट मैच खेले थे। पॉसिबिलिटी है कि इनमें से चेंजेस हों, अभी लाइन आने के बाद वो हमें पता चलेगा, लेकिन हमारे टीम में जो प्लेयर ज़रूर से होंगे, स्नीमन को रखना पड़ेगा आपको, पार्टी वैन विजिलेंट कीपर सेक्शन में है तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। फरहान बियारदिन खास कुछ रिकॉर्ड इनके नहीं है, ये पहले टाइटंस के ओर खेलते थे और काफ़ी मतलब सही से यूज़ नहीं किया जाता था इनको, 5-6 बार बैटिंग भेजा जाता था, फिनिशर का रोल निभाते थे। यहाँ पे आके उनका रोल बदल गया है, नाइट्स में आके वो एक मैच्योर बैट्समैन की तरह खेल रहे हैं, इन्हें इसको बिल्ड करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अभी मामला थोड़ा बदल भी गया है, लेकिन रिकॉर्ड्स भी कुछ खास नहीं है जिसमें मैं बता सकता हूँ। पैट्रिक बोथा जनरली ठीक ठाक ऑलराउंडर है, मैं कुछ हाईली रेट नहीं करूँगा, थोड़ी सी आपके लिए बॉलिंग करा सकते हैं। लास्ट जो मैच हुआ था ब्लॉमफॉन्टेन में 40 मैचेस की अगर मैं बात करें तो पैट्रिक बोथा एक स्टैंड आउट बैट्समैन के तौर पे खड़े हुए थे, एक 100 भी उन्होंने मार के रखा हुआ था एक इनिंग्स पे। कंसीडर कर सकते हैं आप, थोड़ा बहुत स्पिन का ऑप्शन भी आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। स्नीमन और पैट्रिक बोथा ही आपके लिए मेन स्पिनर होते हैं। उसके बाद मिगेल पिटोरियस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन इस फॉर्मेट में अभी तक उन्होंने कुछ खास कर रखा नहीं हुआ है। लेकिन हमेशा ही लॉन्गर फॉर्मेट की अगर हम बात करें, मतलब 50 ओवर या उससे बड़े फॉर्मेट की, तो इस तरह के प्लेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो 10 ओवर की बॉलिंग भी करा लेंगे, 7-8 नंबर पे, 6 से 8 नंबर के बीच बैटिंग भी कर लेंगे। तो इनको छोड़ना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करना है कि इनको लेकर चले। और बाकी मुझे लगता है नहीं कि यहाँ पर आप किसी प्लेयर को कंसिडर करना चाहेंगे। आल्फी मोथोवा ने अच्छी बॉलिंग कराई थी, जो 1-2 मैच खेले थे इस ग्राउंड पे, 4 मैचेस में, बड़ी लीग में चाहो तो देख सकते हो। बाकी छोटी लीग में स्नीमन, वैन विजिलॉन, पैट्रिक बोथा, मिगेल पिटोरियस, ये 4 के बीच में आप रख सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पे फरहान बियारदिन को ऐड कर सकते हो अगर आप परसेंटेज देना चाहते हो तो। रिस्की में आपके लिए वैन डॉन्डर का ऑप्शन आएगा, मतलब फरहान बियारदिन और वैन डॉन्डर में से कोई एक, अगर आपको बैट्समैन में से देखना है तो, और बॉलर में से देखना है तो आल्फी मोथोवा का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, बात करते हैं लायंस की तरफ से। अच्छा, लायंस की टीम के बारे में बताने से पहले मैं बता दूं कि साउथ अफ्रीका का एक वनडे सीरीज शुरू होने वाला है, वो है 18 तारीख से, ठीक है, और ये मैच होने जा रहा है 16 तारीख को। पॉसिबिलिटी है कि ये इन जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, मतलब वेंडरडसन और तेम्बा पपुमा, जो ना सिर्फ लायंस की टीम में बल्कि साउथ अफ्रीकन टीम में भी कैप्टेंसी करने वाले हैं, ये दोनों नहीं खेले, ये दोनों ही, बाकी सारे प्लेयर्स तो ठीक ठाक ही हैं, वो स्क्वाड का पार्ट नहीं है साउथ अफ्रीकन टीम में, तो वो वैसे भी नहीं खेलेंगे। इन दोनों के ना खेलने के चांसेस भी बराबर बने रहते हैं। तो एक नोटिस करना कि लाइनअप अगर आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो ये न्यूज़ थोड़ा रखने की कोशिश करना, अपडेट रखने की कोशिश करना। अभी तक तो स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे भी कोई अपडेट मिलता है तो ऑफकोर्स टेलीग्राम पर मैं अपडेट कर दूंगा, नहीं तो आपको भी मुझे लगता है इन दोनों प्लेयर्स के बारे में थोड़ा इफेक्टिव होना पड़ेगा। बबूमा शायद आप वैसे भी नहीं लेते, लेकिन वेंडरडसन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले थे हमारे लिए, अगर वो नहीं खेलते हैं तो एक प्रॉब्लम हो सकता है हमारे लिए अगर हम उनको रिमूव नहीं करते हैं तो। बाकी अगर बात करेंगे तो रिकल्टन है, रिकल्टन अच्छे फॉर्म से गुजर रहे थे 4 मैचेस में, लेकिन यहाँ पे उनका कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है पहले 2 मैचेस में, लेकिन बाकी काफ़ी इफेक्टिव प्लेयर हैं, कीपिंग भी करवा रहे हैं, कोशिश करना ताकि लेके चला जा सके। लेकिन अगर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आप छोड़ना चाहते हो तो ये चांस ले सकते हो, क्योंकि वैसे भी नाइट्स की बॉलिंग अपने घर पे अच्छी ही हो रही है। अभी वो अलग बात है कि जो बॉलर्स उनकी तरफ से अच्छी बॉलिंग करा रहे थे उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द बॉलर्स नहीं खेल रहे हैं। अगर फिर से सेम प्लेइंग 11 रहता है तो शायद आप ये रिस्क नहीं लेना चाहोगे, लेकिन अगर उनके मेन जो प्लेयर्स हैं, मेन जो बॉलर्स रहे हैं वापसी करें तो आप सोच सकते हो। रिजा हेंड्रिक्स कंप्लीट हीरो मिस रहे हैं, लेकिन लास्ट मैच में इन्होंने 6 ओवर की बॉलिंग कराई थी,
ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि स्पिनर्स यहाँ पर कभी कभार विकेट्स ले लेते हैं, और वैसे ही बैटिंग से ये हिट और मिस रहे हैं। अगर चल गए तो बहुत लंबा खींचते हैं, तो इसीलिए इनको ड्रॉप करना रिस्की हो सकता है। काफ़ी लोग इनको वैसे भी टीम में लेने वाले हैं। बाबूमा को तो हम वैसे ही मैनेज नहीं कर पा रहे थे। अगर वो कुछ कर जाते हैं खेल, अगर पहली बार तो खेलते हैं तो, और अगर कुछ कर जाते हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास स्पेस का इशू आएगा। अगर वेंकटेशन खेलते हैं तो डेफिनेटली आपकी टीम में होने चाहिए। अगर उनको आप देख रहे हो कि वो नहीं खेल रहे हैं तो आपके लिए ऑटोमेटिक चॉइस बन जाएगा डोमिनिक हेनड्रिक्स। डोमिनिक हेनड्रिक्स लास्ट दो मैचेस, इनकम्प्लीटेड 2 मैचेस हुए थे इस ग्राउंड पे, उन्होंने परफॉर्म करा था और दोनों ही मैचेस में वो नॉट आउट भी थे। ठीक है, 4th डे मैच में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस इनका रहा है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इनकी तरफ। एक और ऑप्शन आपके पास आते थे वैन ब्यूरन के तौर पे। वैन ब्यूरन भी काफ़ी अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, और पहला मैच जो उन्होंने खेला था इस सीजन में भी, जो 1 डे मैचेस का रन बनाया था उन्होंने, लास्ट मैच में भले ही वो फेल हो गए हो। उसके बाद मल्डर, एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर, इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी डिसेंट रहे हैं इस पिक्चर में। बियॉन्ड फॉर्चून, मुझे नहीं लगता कि उनकी बॉलिंग यहाँ पे बहुत काम पे आना चाहिए, लेकिन क्या है कि इनकी हिट रिकॉर्ड्स अच्छे हैं और हमेशा ही एक बैटिंग हैंड आपके लिए अच्छी प्रोवाइड करवा देते हैं, तो इसलिए कोशिश करना कि इनको लेके चला जाए अगर बहुत मुश्किल नहीं हो रहा है तो। बाकी मैंने देखा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्पिनर्स यहाँ पे डोमिनेट करते हैं। वो जो 2 स्पिनर्स रहते थे नाइट्स की तरफ से, वो ठीक ठाक करते थे। बाकी मैंने कुछ ज़्यादा डोमिनेशन देखा नहीं है बाकी स्पिनरों से, तो देख सकते हैं आप। ऑप्शनल है, अगर आप लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो नहीं। मगाला को कैप्टन बना रहे हैं लोग, लेकिन मगाला के बारे में बता दूं मैं, ऑफकोर्स अच्छा वो कर रहे हैं। और जो जब मैं बात ये बता रहा हूँ 2-3 साल पहले की, जब वो वॉरियर्स के होकर खेलते थे, तब नाइट्स के अगेंस्ट में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उनका रहा है। 1-2 करके विकेट्स रहते हैं, तब उतना अच्छा बैटिंग है उनका नहीं था। अभी तो वो काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड्स की बात मानना चाहते हो तो रिकॉर्ड्स उनके बहुत खास नहीं है, ठीक ठाक है, आप रख सकते हैं। लेकिन शायद कैप्टन वाइस कैप्टन जो लोग बना भी रहे हैं अभी, और काफ़ी लोग बना भी सकते हैं, वो शायद मैं कंसिडर नहीं करूँ। सिबो तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, हालांकि लास्ट 2 मैचेस में विकेट उनको नहीं मिला है, लेकिन हमारे लिए काफ़ी अच्छे पंडिये बन सकते हैं। 4th डे मैचेस में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे ओलिवियर के बाद, और ओलिवियर हमारे टीम में ज़रूर से होंगे। ओलिवियर हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं 4th डे मैचेस में लायंस की तरफ से, और अपने पुराने टीम और अपने पुराने होम ग्राउंड पे ये खेलने आने वाले हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो हमारे टीम में जो प्लेयर ज़रूर से होंगे, रीजा हेनड्रिक्स होंगे, वेंकटेशन अगर खेलते हैं, और अगर नहीं खेलते हैं तो डोमिनिक हेनड्रिक्स, मल्डर, फॉर्चून भी शायद हम लेके चलेंगे, मगाला, ओलिवियर, और अगर स्पेस बन रहा है तो रिकल्टन, नहीं तो आप एक्स्ट्रा किसी बॉलर जैसे सिबोटो वगैरह को ले सकते हो। कैप्टन ऑफ द चॉइस की बात करें तो मगाला, वेंकटेशन के आसपास लोग जा सकते हैं। उसके बाद रीजा हेनड्रिक्स, मुल्डर, ये मुझे लगता है मेजर सिलेक्शन यहीं से होंगे। इसके अलावा कुछ लोग हो सकता है कि बाबूमा को ऐड वगैरह कर लें, लेकिन बाबूमा कहीं से भी हमारी टीम में मैनेज नहीं हो रहे हैं। और इसके बाद रिकल्टन, बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं है, लास्ट 2 मैच में रन नहीं बना पाए हैं, लेकिन काफ़ी सही प्लेयर है ये। अगर खेल गए तो बहुत लंबा खींच सकते हैं, कीपिंग भी करेंगे, आपके लिए तो इफेक्टिव प्लेयर बन सकते हैं। और वैन ब्यूरन बैटिंग से, फॉर्चून बॉलिंग से, नाइट्स की तरफ से बिहारदियन श्रीमन को ही लोग कैप्टन बना सकते हैं अगर जिनको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि इनको प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह लोग देख सकते हैं। बाकी ये बैटिंग हैंड इनका बेटर है, बॉलिंग हैंड उतना कुछ खास नहीं। पार्टी वैन बिचलन मिडिल प्लेयर्स के बाद, और पैट्रिक बोथा वैंटोटा जैसे ऑप्शन हैं जिनकी तरफ अगर चाहो तो देख सकते हो। अच्छा, तो मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर बना कर रखा है जो मुझे काफ़ी सही भी लग रहा है। यहाँ पर जो चेंजेस आप कर सकते हो वो है ये कि यहाँ पे सिबोटो के जगह पर अगर आप चाहो तो किसी एक एक्स्ट्रा बॉलर को ऐड कर सकते हो, और प्रिटोरियस के जगह पर यहाँ पर आप रिकल्टन को ले सकते हो, 2 कीपर लेके भी चल सकते हो, या फिर पार्टी वैन बिजलर के जगह पर भी आप रिकल्टन को ले सकते हो अगर आप सिबोटो के जगह पे किसी एक नाइट्स के बॉलर को ऐड करते हो तो। अच्छा, वॉनबर्ग तो चलिए अभी दोनों टीमों से किसी टीम में नहीं है। शेपो एंटुली की मैं जो बात कर रहा था, जो नाइट्स के होकर पहले खेलते थे, वो अभी लायंस के स्क्वाड मतलब टीम में है, खेलेंगे या नहीं पता नहीं। बाकी फॉर्चून डुआने ओलिवियर को रखा है, मल्डर, मगाला है हमारे लिए बॉलिंग क्वेश्चन के तौर पे, और बैट्समैनों में से सिर्फ वेंकटेशन और रीजा हेनड्रिक्स को लिया है। वेंकटेशन अगर नहीं खेलते हैं तो डोमिनिक हेनड्रिक्स लाइक टू लाइक चेंज हो जाते हैं। वैन टर्नर को मैंने लिया है रिकॉर्ड्स के बेसिस पे, और 1 डे मैचेस में भी लास्ट 4 मैचेस में 2 बार उनका 40+ स्कोर है, इसीलिए कुछ लोग ले सकते हैं, कुछ लोग शायद नहीं ले। इसके अलावा भी आपके पास बिहारदियन का ऑप्शन आएगा जिनको आप ले सकते हो, ठीक है। इनकी कुछ खास रिकॉर्ड तो नहीं है। और मिचेल वैन ब्यूरन जो काफ़ी सही कर रहे थे, लास्ट मैच भले ही फेल हुए हैं, लेकिन उसके पहले वाले मैच पे भी उन्होंने काफ़ी रन बना के रखा हुआ था। कुछ लोग इनको ले सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर स्पेस मैनेज नहीं हो रहा है। यही एक सिबोतो वाला ऑप्शन है, सिबोतो या फिर फॉर्चून पे भी अगर आप ले सकते हो, तो इन दोनों के जगह पे आप यहाँ पे एक्स्ट्रा जो बैट्समैन वगैरह है, आप उनको अगर चाहो तो ऐड कर सकते हो, ठीक है। बाकी मुझे यहाँ पर बहुत कुछ दिख नहीं रहा है। कुछ प्लेयर्स के बारे में बता देता हूँ, अगर वो खेलते हैं तो आपको टीम में डेफिनेटली होने चाहिए। इम्बुलेलो बुधासा पहले नाम तो इनका आ रहा है। उसके अलावा शेपो एंटुली आपने देखा इस ग्राउंड पे अच्छे रिकॉर्ड थे, अगर खेलते हैं तो।
उसके अलावा यहाँ पे आपको दिख जाएगा पैट्रिक बोथा। अगर आप स्पेस मैनेज कर पा रहे हो तो उनको ट्राई कर सकते हो। ये लास्ट मैच में भी 2 विकेट उन्होंने निकाल के रखा हुआ था, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। और पैट्रिक क्रूकर, ठीक है। तो ये 4 प्लेयर्स हैं, अगर वो खेलते हैं तो आप इनको कंसीडर कर सकते हो। किसके जगह पे कंसीडर कर सकते हो? सिबो तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया। फॉर्चून मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर उनका बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, सिर्फ परसेंटेज ज़्यादा होगा और हेड टू हेड के बेसिस पे मैंने रखा है, लेकिन रिस्क ले सकते हो तो ड्रॉप कर सकते हो आप इनको। वैन टॉन्टर बिल्कुल फॉर्म पर नहीं है, लेकिन बचा कुचा जो है नाइट्स की बैटिंग से वो इनके ऊपर ही है और ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने जो लेना पड़ा। रीजा हेंड्रिक्स हमेशा हिट और मिस रहे हैं, अगर इनको ड्रॉप करने का चांस ले पा रहे हो तो ले सकते हो। बॉलिंग से बहुत ज़्यादा उम्मीद मुझे नहीं है, लेकिन इनकी बैटिंग से मुझे लगता नहीं कि आप बहुत कुछ उम्मीद रख सकते हो, क्योंकि ये बहुत इनकन्सिस्टेंट रहे हैं और बुधाजा के अगेंस्ट इनको थोड़ा स्ट्रगल हुआ है। अगर बुधाजा खेलते हैं तो ही ये मैनेज करने वाली बात है, नहीं तो वैसे भी आपको लेकर चलना चाहिए। कैप्टन हसन चॉइस की बात करें तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे वेंडरसन अगर खेलते हैं तो आपके लिए डेफिनेट कैप्टन चॉइस बन जाते हैं। डुआने ओलिवियर काफ़ी सही ऑप्शन बन जाते हैं, इनके परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छे रहे थे। लास्ट हेड टू हेड भी जो हुआ था 4 मैचेस में, वहाँ पे भी मगाला के साथ भी जा सकते हो। मगाला काफ़ी मैच्योर प्लेयर बन चुके हैं अभी और परसेंटेज कैप्टन भी है, तो सेफ रहने के लिए मगाला का ऑप्शन भी है। और वेंडरसन मैंने बता दिया। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको जाना है, तो ये मिगेल पिटोरियास और स्टीवन नाइट्स जो ऑलराउंडर्स हैं, इनमें से भी देख सकते हो। तो सेफ हो जाएगा ये 3, ठीक है। मगाला स्पेशली मैं कहूँगा क्योंकि मैच भी मोस्टली लायंस के सपोर्ट में जा सकता है, और वेंडरसन थोड़ा सा अलग, और डुआने ओलिवियर उसके बाद। तो ये कुछ 4-5 ऑप्शन हैं जिनमें से आप देख सकते हो। इनमें से अगर वेंडरसन नहीं खेलते हैं तो एक और ऑप्शन तो ऑलरेडी आपके लिए कट हो गया, ठीक है। रीजा हेंड्रिक्स हमेशा ही कैप्टन हसन चॉइस में बने रहते हैं, लेकिन थोड़े से हिट और मिस रहे हैं, इसीलिए मैं स्मॉल लीग के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर स्क्वाड वगैरह का कोई लास्ट अपडेट आता है तो वो अपडेट भी आपको वही मिलेगा, तो वहाँ पर ज्वाइन जो है ज़रूर हो जाना। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड फॉर नाउ।